अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्री बोर्ड 1 का पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है और उनके क्या क्या आंसर्स होंगे। तो कंप्लीट सॉल्व पेपर आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो हम पेपर देखेंगे। क्वेश्चन पेपर का जो पहला पार्ट है वो हमारे पास एमसीक्यूज का है, उसमें 12 एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह आपके पास दूसरा पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। उसके अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। आपके पास 3 क्वेश्चन की चॉइस होगी। सेम इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का ए बी पार्ट होगा। आपको कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं और दोनों के ए बी पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास एमसीक्यूज का सेक्शन है, उसमें पहला एमसीक्यूज है, उसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वो 4 ऑप्शन में से जो पहले 3 ऑप्शन है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च, ये तीनों ही आपके पास इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स हैं। तो हम इसका आंसर डी करेक्ट चूज करेंगे और डी वाला बबल फिल करेंगे। सेकंड एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया है कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट कैन है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो उसको हम किसी भी बॉडी का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वॉल्यूम लिक्विड का है या सॉलिड का है, तो वॉल्यूम हमारे पास सॉलिड का मेजर किया जाएगा, क्योंकि जो इर्रेगुलर बॉडी होगी या इर्रेगुलर शेप का कोई सॉलिड होगा उसको हम वाटर डिस्प्लेस करके फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन सी चूज करेंगे और सी वाला बबल फिल करेंगे। इसी तरह थर्ड एमसीक्यूज है, इसमें पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है उसकी रेशियो क्या है। ठीक है, तो वो आपके पास इक्वल भी आ सकती है और लेस देन 1 भी आ सकती है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो इक्वल होते हैं, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। फोर्थ एमसीक्यूज है कि आपने चूज करना है कि कौन सी जो फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो उसमें आपके पास सी ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, क्योंकि उसके लिए हमें किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बगैर किसी कांटेक्ट के अप्लाई होती है। तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन चूज करते हैं। इसी तरह फिफ्थ एमसीक्यूज है कि आपके पास रिजल्टेंट जो है वो कहाँ लाई करता है। 2 फोर्सेस दी हुई है, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन की। अब यहाँ पर आप मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो 1 न्यूटन आता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 7 न्यूटन आता है। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा बिटवीन 1 एंड 7 न्यूटन। 6 एमसीक्यूज है कि आपके पास जो वर्क डन होता है एक सिंगल हार्ट बीट का वो कितना है। तो उसमें हमारा आंसर 0.5 जूल है। ये बुक में साइड बॉक्स में मेंशन किया गया है, ये एमसीक्यूज वहाँ से है। तो आपके पास बी ऑप्शन है, उसको आपने चूज करना है और बबल फिल करना है। इसी तरह 7th एमसीक्यूज है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से साइन प्रेस करना है, 90 वैल्यू ऐड करनी है और उसका आंसर लेना है, तो वो आपके पास 1 आएगा। तो इसमें आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है। एमसीक्यूज 8 है कि आपकी वेट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है। तो उसको बताने के लिए आप देखो, वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट कर रही होती है, इसलिए हम इसका आंसर बी चूज करेंगे। 9th एमसीक्यूज है कि वो कौन सा टेम्परेचर है या कौन सी टेम्परेचर की वैल्यू है जिसमें आपके पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का आंसर सेम आता है। तो इसका आंसर हमारे पास -40 है। 10th एमसीक्यूज है कि एक बुलेट ट्रेन जो है वो आपके पास कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर सकती है। तो इसका आंसर हमारे पास 300 किलोमीटर पर आवर है। ये भी साइड बॉक्स से लिया हुआ है। 11th एमसीक्यूज है कि वो कौन सा टेस्ट है जिससे हमें किसी सब्सटेंस की प्योरिटी का पता चलता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन सी है, डेंसिटी हमें बताती है कि कौन सी सब्सटेंस कितनी प्योर है। तो हम सी ऑप्शन को चूज करके उसका बबल फिल करेंगे। लास्ट एमसीक्यूज है कि आपके सेंटर ऑफ अर्थ पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी है। तो उसको हम
साइड बॉक्स से पास्कल लाके टॉपिक के अंदर आपके पास साइड बॉक्स मेंशन है, उसके अंदर 7 to 8 वैल्यूज मेंशन की गई हैं, उनमें से एक वैल्यू आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 मेंशन है, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। इसके बाद दूसरा सेक्शन आता है शॉर्ट क्वेश्चन का। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें से आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपने एक वैल्यू दी हुई है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो आप जो डेसिमल पॉइंट है उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे, और जैसे ही आप उसको मूव कराएंगे उसी तरह आप 10 की वैल्यू 10 की पावर पुट करेंगे, जो कि 3 आती है, क्योंकि डेसिमल 3 पॉइंट शिफ्ट हुआ है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। तो आपने फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन देनी है कि वो क्वांटिटीज़ जो मेजर हो सकती हैं, जैसे कि मैस है, लेंथ है, टाइम है। और इसी तरह नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, जैसे ब्यूटी है, हैप्पीनेस है, कोई फीलिंग है। तो इस तरह हम इसका डिफरेंस देंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि हमने कुछ रिपीटेटिव नेचुरल प्रोसेस बताने हैं जिसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ जिससे डे और नाइट बनते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन यानी एक पूरे ईयर का जो है, वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम कैसे वाइब्रेट करता है। इसी तरह और कई एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है। फोर्थ क्वेश्चन है कि कैन अ वेलोसिटी बी जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती और वेलोसिटी जीरो होती है, ऐसी कोई एग्जाम्पल है तो आपने बतानी है। तो इसमें हम ये आंसर करते हैं कि जब हम किसी बॉल को किसी हाइट की तरफ थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर आपकी बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन एट अ टाइम उसकी जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहती है। तो इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी जीरो है और ग्रेविटी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इस केस में हमारे पास ये आंसर वैलिड होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताना है। डिस्टेंस आपके पास टोटल पाथ की जो लेंथ है वो बताई जाती है, इसमें हम डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। एक और डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह इनकी रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट है। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, कौन कौन सी चेंजेस आपके पास फोर्स प्रोड्यूस करती है। तो फोर्स आपके पास बेसिकली 3 to 4 चेंजेस प्रोड्यूस करती है। पहली चेंज ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आती है। जैसे एक फुटबॉल है, वो उसको जब किक किया जाता है तो वो रेस्ट से मोशन में चला जाता है। सेम फुटबॉल को अगर वो मोशन में आया था हम उसको रोकना चाहें और कैच करें तो वो हमारे पास क्या होती है, मोशन से रेस्ट में आ जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं। हमारे पास दूसरी चेंज है। तीसरी चेंज है कि हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और चौथी जो चेंज हमारे पास आती है वो है उसकी शेप और साइज की चेंज। 7 क्वेश्चन है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला है कि हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करेंगे जिसमें ऑयल और ग्रीस आ जाता है। फिर हम सरफेसेस को स्मूथ करेंगे, पॉलिश करेंगे। फिर हम बॉल बेरिंग्स का यूज़ करेंगे और सेम इसी तरह हम स्ट्रीमलाइन शेप्स बनाएंगे, आपका वेट और नॉर्मल फोर्स को रिड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है कि 5 एग्जाम्पल्स आपने बतानी है जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो। तो नंबर 1 आपके पास फ्रिक्शन है, नंबर 2 आपके पास नॉर्मल फोर्स है, नंबर 3 टेंशन है, नंबर 4 आपके पास अप्लाइड फोर्स है और नंबर 5 आपके पास एयर रेजिस्टेंस है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 के 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास वो लाइन है जिस पर फोर्स एक्ट करती है और टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है
कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर की जो वैल्यू है उसको हम दो कंपोनेंट्स के साथ डिफाइन करते हैं। एक उसका x कंपोनेंट होता है और एक उसका y कंपोनेंट होता है। तो फोर्स का जो x कंपोनेंट है उसको हम fx से रिप्रेजेंट करते हैं, जो f cos थीटा है और x एक्सिस के अलॉन्ग है, और y कंपोनेंट fy है जिसको f sin थीटा कहते हैं, जो y एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, और थीटा आपके पास बताता है कि एंगल क्या है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नेम देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आपने प्रूफ करना है कि जो टॉर्क होता है वो आर एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। तो बेसिकली जो टॉर्क है उसको हम आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमारे पास जो फोर्स है उसके दोनों कंपोनेंट नहीं बल्कि सिर्फ एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा होता है, जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके एंगल की वैल्यू यानी साइन एफ साइन थीटा में साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, अदरवाइज cos थीटा लेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 आती है। आपका टॉर्क 0 रिप्रेजेंट होता है, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल में आपके पास टॉर्क मिल रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि टॉर्क की वैल्यू आर एफ साइन थीटा से रिप्रेजेंट की जाती है। तो साइन 90 पुट करेंगे हम 1 और हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा आर एफ। इस तरह मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और जनरली हम आर एफ साइन थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 4 क्वेश्चन है कि वर्क डन आपने बताना है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में हो। तो जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाती है, और 0 वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे वर्क की वैल्यू 0 हो जाती है। 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर। पावर को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने टाइम में कितना वर्क हम कर रहे हैं, इसको हम पावर कहते हैं। इसका फॉर्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और इसको W/T से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसका यूनिट आता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, जिसको हम 1 जूल पर सेकंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ अदर यूनिट्स हैं किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर, इनके जरिए भी हम पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम रेशियो में कंसीडर करते हैं। इसमें हम रेशियो लेते हैं कि जो हमारे पास आउटपुट एनर्जी और आउटपुट वर्क है, और लेते हैं किसके साथ है, इनपुट एनर्जी के साथ। तो इसको मोस्टली हम परसेंटेज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला के अंदर हम यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है। प्रैक्टिकल केसेस में किसी भी बॉडी की एफिशिएंसी 100% नहीं होती क्योंकि एनर्जी लॉस होता है, और आइडियल केस में आपके पास जो एफिशिएंसी है वो 100% होती है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है कि जब भी आप किसी एनक्लोज फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो प्रेशर आपके पास हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, यानी एक सिलेंडर के अंदर आपके पास एक लिक्विड फिल है, आपने उसके किसी एक पोर्शन पे प्रेशर अप्लाई किया है तो वो प्रेशर आपके पास इक्वली ट्रांसमिट होगा सिलेंडर के हर पार्ट पे। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक जैक या हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस भी बोला जाता है। इसी तरह हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, मोस्टली कार की ब्रेक्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स के तौर पे यूज़ की जाती हैं। तो ये लिक्विड के थ्रू हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और इसको यूजफुल वर्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्प्रिंग्स जो है वो आयरन की बजाय स्टील से क्यों बनाए जाते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि स्टील जो है उसकी इलास्टिसिटी आयरन से ज़्यादा होती है, इसलिए स्टील क्या करता है अपनी ओरिजिनल शेप में जल्दी वापस आ जाता है, जबकि आयरन जो है वो ब्रिटल होता है, उसकी इलास्टिसिटी पुअर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो आपके पास हम स्टील के स्प्रिंग को यूज़ करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पहला क्वेश्चन है कि आपके पास अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर राइज करें तो उसके क्या क्या इफेक्ट हैं। तो नंबर 1 इफेक्ट है कि उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उसके मॉलिक्यूल की मूवमेंट फास्टर हो जाती है।
और वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लिक्विड एक्सपैंड करने शुरू कर देता है, यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसकी डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, उसकी विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आपके पास इंक्रीज होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है। एब्सोल्यूट ज़ीरो आपके पास लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिस पर आपकी सारे मॉलिक्यूल और एटम की मोशन थियोरेटिकली स्टॉप हो जाती है, और ये केल्विन स्केल के अंदर सबसे लोएस्ट वैल्यू है, ज़ीरो वैल्यू। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का थर्ड पार्ट है कि आपने कन्वर्ट करना है, तो आपके पास फार्मूला मेंशन है, उसके अंदर जस्ट आपने फ़ारेनहाइट की वैल्यू ऐड करनी है और उसको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इनको हम मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो आपके पास मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। उनकी एग्जांपल्स में आपके पास वुड है, प्लास्टिक है, कॉपर है, और इनको हम मैग्नेटाइज भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट आपके पास ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी ये ऐसा रीजन होता है जहां पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के कुछ यूजेस बताने हैं। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में यूज होता है, क्रेन्स में यूज होता है, एमआरआई के अंदर यूज होता है, फिर लाउड स्पीकर के अंदर यूज होता है, सर्किट ब्रेकर और रिलेज के अंदर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है टाइम डायलेशन क्या होता है। टाइम डायलेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें ये बताया जाता है कि टाइम स्लोली पास करता है जब कोई ऑब्जर्वर अल्ट्रा हाई स्पीड पे मूव कर रहा होता है, और ये स्पीड अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, तो तब आपका टाइम क्या करेगा, स्लोली पास करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इज थ्योरी ऑफ साइंस एन अल्टीमेट ट्रुथ। तो थ्योरी आपके पास एक अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, ये आपके पास कई बार टेस्ट की होती है, लेकिन जैसे ही कोई न्यू एविडेंस मिलता है हम इस थ्योरी को रिप्लेस कर देते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। इसीलिए साइंस आपके पास ऑलवेज ओपन है कि हम किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके बाद हमारा पोर्शन है यानी सेक्शन 2 है जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट है कि मोमेंटम को डिफाइन करना है और न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमने एक्सप्रेस करना है। तो मोमेंटम क्या होता है कि आपकी किसी बॉडी का मास और उसकी जो वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास मोमेंटम आता है। उसका यूनिट हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, और इसको हम न्यूटन सेकेंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो आपकी जो फोर्स है वो चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम के इक्वल होती है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के ज़रिए। फाइनल वेलोसिटी में जो मोमेंटम बनता है वो mvf और इनिशियल में mvi। तो जब चेंज लेना है तो mvf माइनस mvi, और हम यूनिट टाइम को डिवाइड करेंगे। इसी तरह vf और vi यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और t टाइम को। तो इस तरह आपके पास मोमेंटम को हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की टर्म में। और यहाँ पर एक टर्म आती है इम्पल्स। इम्पल्स है कि जब आपके पास बहुत बड़ी फोर्स बड़े शॉर्ट
इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है, तो हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट आता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं F मल्टीप्लाई बाय टी, और वो इक्वल आता है चेंज इन मोमेंटम के। इसके बाद न्यूमेरिकल है क्वेश्चन 5 का बी पार्ट, कि एक ट्रक स्टार्ट करता है रेस्ट से, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड है, और रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड। तो 90 किलोमीटर पर आवर उसकी फाइनल वेलोसिटी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 या 1000 डिवाइडेड बाय 3600 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर 25 मीटर पर सेकेंड आता है। तो टाइम जो हम कंज्यूम कर रहे हैं 90 किलोमीटर पर आवर या 25 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने के लिए, वो हमारे पास 50 सेकेंड है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला VF माइनस VI डिवाइडेड बाई टी, तो 25 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 50, आपका आंसर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को डिफाइन करें। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिंगल फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। तो वो कंपोनेंट्स हमने भी डिस्कस किए कि वो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होंगे। एक्स कंपोनेंट जो है फोर्स है तो एफ एक्स है, और वाई कंपोनेंट्स एफ वाई। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम हेड टू टेल रूल का यूज करेंगे। हेड टू टेल रूल का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट यानी एफ एक्स उसको और एफ वाई को ऐड करते हैं, उसका जो रिजल्टेंट बनता है वो हमारे पास फोर्स के इक्वल आता है। अब जो एफ एक्स है उसको हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एफ कॉस थीटा आएगा, और अलॉन्ग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे तो एफ साइन थीटा आएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाती है। इसी तरह आपने एंगल फाइंड करना है, तो वो tan थीटा इक्वल्स टू एफ वाई ओवर एफ एक्स, और आप tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स के जरिए इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इसका बी पार्ट है कि एक फोर्स है वो 600 न्यूटन की किसी बॉक्स पर लग रही है, वो उसको 5 मीटर के डिस्टेंस से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है 15 सेकेंड्स के अंदर। आपने पावर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो आप इसका वर्क फाइंड करेंगे, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है W/T। W निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला F मल्टीप्लाई बाय S, तो हम 600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 3000 जाउल आ जाता है। फिर हम पावर के फॉर्मूला में पुट करेंगे, उसको 3000 को 15 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 200 वॉट आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, उसकी वर्किंग डिफाइन करनी है। तो सर्किट ब्रेकर आपके पास एक सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को करंट से इंटरप्ट कर देता है, और ये तभी होता है जब आप सेफ लिमिट से एक्सीड कर जाओ। तो इसको बेसिकली हम यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, या आपके ओवरलोडिंग के लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए हम जैसे फ्यूज का यूज करते थे, इसी तरह सर्किट ब्रेकर है। इसकी कंस्ट्रक्शन है एक स्प्रिंग लोड होता है, एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, या एक मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लेते हैं, एक फिक्स कांटेक्ट होता है, एक मूवेबल कांटेक्ट होता है, ठीक, और एक रीसेट बटन होता है जो दोबारा इसको वापस सेट कर देता है। तो वर्किंग के लिए जब नॉर्मल करंट फ्लो करता है तो आपका स्विच क्लोज ही रहता है, करंट नॉर्मली फ्लो करता है। जब ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, आपका एक्सेस करंट क्या करता है, सोलिनॉइड को या इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैग्नेटाइज करता है। वो मैग्नेटाइज करने की वजह से आपका जो मूवेबल आर्म है वो सेपरेट हो जाता है, और आपका जो करंट है वो ब्रेक हो जाता है। इस तरह हम इसकी वर्किंग को यूज करते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि फ्यूज की बजाय सर्किट ब्रेकर को क्यों यूज करना चाहिए। इसको बगैर किसी रिप्लेसमेंट के हम रीसेट कर देते हैं, ये ज़्यादा फास्टर है। इसको घरों में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। इसको बायोमेटालिक प्रिंसिपल, बायोमेटालिक स्ट्रिप के अंदर यूज़ करते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल है
कि जो एमसीक्यूज पूछा हुआ था कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो सेम आती है, तो हमें वो कैलकुलेट करके बताना है कि वो कौन सी वैल्यू है। तो उसके लिए आप कंसीडर कर लो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की वैल्यू इक्वल है, और इसको कंसीडर कर लो कि वो x है। फॉर्मूला आपके पास 9/5 C प्लस 32 है, तो आप 9/5 C की बजाय x पुट करोगे और उसको x की तरफ ले आओगे, यानी f और c दोनों की वैल्यू x आ जाएगी। आप उसको सॉल्व करोगे और उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा x की वैल्यू वो -40 आती है। तो इसी तरह ये वैल्यू फ़ारेनहाइट में भी -40 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में -40 सेल्सियस आती है। यहाँ पे हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है।